हेलो फ्रेंड्स, दीपक भारद्वाज क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास के अंदर हम पॉलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारी पॉलिटी के संदर्भ में पहली क्लास है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी, लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिटी के सिलेबस के हिसाब से हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। जैसे कि हम किसी भी एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम एनटीपीसी के बारे में बात करें, एसएससी के जो भी एग्ज़ाम लगते हैं, जैसे कि सीजीएल लगते हैं, सीएचएस लगते हैं, उन सभी के बारे में बात करें। पटवार एग्ज़ाम की बात करें, रीट राजस्थान के कोई भी एग्ज़ाम जैसे कि रीट होता है, फर्स्ट ग्रेड है, इन सब के बारे में बात करें, तो इनके अंदर हमें एक संवैधानिक विकास पॉइंट मिलता है। संवैधानिक विकास के बारे में हमें पढ़ना होता है, उसके अंदर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि संवैधानिक विकास को पढ़ने के लिए हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो क्या हमें मौर्य काल से शुरुआत करनी चाहिए कि मौर्य काल के अंदर जो संवैधानिक विकास था या फिर जो प्रशासन था उसका शासन किस हिसाब से चलता था, गुप्त काल है उस इन दोनों का जो शासन व्यवस्था है वो अच्छी मानी जाती थी। तो क्या हमें यहाँ से पढ़ना है गुप्त काल के अंदर शासन व्यवस्था कैसी थी, मौर्य काल के अंदर शासन व्यवस्था कैसी थी? तो नहीं, हमें यहाँ से नहीं पढ़ना है। तो भाई क्वेश्चन आता है कि हमें पढ़ना कहाँ से? तो फ्रेंड्स, हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले ब्रिटिश रूल्स के हिसाब से हमें पढ़ना है। ब्रिटिश रूल्स के हिसाब से का क्या मतलब है कि जब ब्रिटिश यहाँ पे भारत में आए थे, कब आए थे? 1600 के आसपास आए थे। ठीक है, हुआ क्या था कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के अंतर्गत इंग्लैंड के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। उस समय जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय इंग्लैंड की जो महारानी थी, वो एलिज़ाबेथ थी। उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड के अंदर की तथा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के अंदर भेजा। उसके हिसाब से 1613 के अंतर्गत उसके हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तथा 1613 के अंदर पश्चिम जो हमारा भारत है उसके अंतर्गत पहली अपनी व्यापारी कोठी की स्थापना करती है। अब देखो यहाँ तक उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ व्यापार से मतलब है। किस चीज़ से मतलब है? सिर्फ व्यापार से मतलब है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो भारत के अंदर व्यापार की दृष्टि से आती है, व्यापार करने के लिए आती है, यहाँ पे शासन व्यवस्था करने के लिए लागू नहीं होती है। लेकिन फिर ऐसे ऐसे टाइम बीतता गया, उनको भारत की जो राजनीतिक या फिर जो प्रशासनिक कार्य थे उनके अंदर उन्होंने रुचि लेना शुरू कर दिया। उनको ऐसा अनुभव हुआ है कि भारत का जो प्रशासन है वो थोड़ा वीक है, हम इसके अंतर्गत हम शासन कर सकते हैं। तो इसके तहत ही 1-2 युद्ध होते हैं ऐसे, जैसे कि एक प्लासी का युद्ध होता है, जो कि हम मान सकते हैं कि ब्रिटिश रूल भारत के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये प्लासी का युद्ध। उसके बाद 1773 के अंदर 1773 के अंदर ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के लिए या फिर ब्रिटिश भारत के लिए एक एक्ट पास किया जाता है जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। अब रेगुलेटिंग एक्ट की हम कुछ विशेषताएं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इसको रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं। तो एक आप ये ध्यान रखना कि भारत का जो प्रशासन व्यवस्था है उसको नियमित करने के लिए या फिर भारत का प्रशासन को चलाने के लिए, भारत में राज करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो पहला एक्ट निकाला था, वो 1773 का निकाला था। अब चूँकि यह जो भारत का जो शासन है उसको रेगुलेट करेगा, नियमित करेगा, इसलिए उन्होंने इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट दे दिया। और कोई इसकी कोई बहुत तोप कहानी नहीं है कि क्यों दिया इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट नाम। बस उन्होंने इसको रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए नाम दिया क्योंकि इस एक्ट के द्वारा उन्होंने भारत के जो शासन है उसको सुव्यवस्थित करना था, भारत के शासन को नियमित करना था। तो अब यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो ये बनता है कि भारत की शासन व्यवस्था को नियमित करने के लिए प्रथम जो एक्ट है वो कौन सा माना जाता है? तो भारत की शासन व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए जो प्रथम एक्ट है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को माना जाता है। ठीक है। अब दूसरा इसकी विशेषता क्या थी कि भारत जो ब्रिटिश है, इनको भारत की शासन से कोई मतलब नहीं है। भाई भारत का शासन कैसा हो, अच्छा हो या बुरा हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। भारत के अंदर संविधान का निर्माण हो, भारत के अंदर संविधान का निर्माण हो, भारत एक संविधान के हिसाब से चले, यहाँ पे गणतंत्र लग जाए, जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया जो तंत्र है, मतलब जो सरकार है वो लागू हो जाए। इसके लिए भी ब्रिटिश सरकार का कोई प्रयास नहीं था। उन्होंने ये सोचकर रेगुलेटिंग एक्ट पास नहीं किया था। उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट जो है, जो पहला कानून है, वो इसलिए पास किया था कि भारत के अंदर व्यवस्था नियमित हो सके, या फिर ये हो सकता है कि भारत की जो शासन व्यवस्था है उनको आसान बना सके। लेकिन भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के अंदर विधि निर्माण के अंदर, क्योंकि
रेगुलेटिंग एक्ट को पास करके जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने भारत के अंदर कुछ नियम लागू किए थे, रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए थे। तो उसके हिसाब से ये भारत के अंदर ये पहला विधि निर्माण हो गया। मतलब भारत के तौर पर हम देखें तो पहला यदि ऐसा कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा भारत के अंदर पहली बार विधि निर्माण का एक पहला कदम लिया गया, तो वो कौन सा हो गया? भारत का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा। मतलब 1773 के द्वारा ही भारत के अंदर पहला विधि के निर्माण में पहला कदम हम मान सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी हम विशेषता देखते हैं। इसकी विशेषता ये थी कि जो बंगाल के अंदर क्या, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो उस समय ब्रिटिश का शासन कहाँ कहाँ पे था। एक तो बंगाल के ऊपर था, ठीक है, मद्रास के ऊपर था, ठीक है, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के अंदर ब्रिटिश का शासन था। तो इससे पहले, किससे पहले? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पहले जो बंगाल था, इस बंगाल के अंदर जो पद था ब्रिटिश सरकार का वो था गवर्नर, ठीक है। अब उन्होंने इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या किया कि जो ये भारत का, सॉरी, बंगाल का जो गवर्नर था इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। अब मेरे मुंह से गलती से निकला था भारत का, तो आपके दिमाग में आता कि क्यों ना सर भारतीय बोल दो इसको, बंगाल क्यों बोल रहे हो? ब्रिटिश सरकार है वो भारत के ऊपर शासन कर रही थी तो इसको हम भारतीय बोल देते ना। तो नहीं, इसको हम भारत नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उस समय सिर्फ मद्रास बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के अंदर ही ब्रिटिश का रूल था। भारत तो अभी बहुत बाकी पड़ा है। भारत के ऊपर पूरा रूल अभी कहाँ हो रहा है अभी तक? तो हम ये कैसे जैसे कि भारत है, ठीक है, भारत के अंदर क्या स्टेट्स हैं, एंड उसी प्रकार से ये मान लेते हैं पूरा बंगाल है, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ। ये मान लेते हैं पूरा बंगाल है, ठीक है, ये पूरा बंगाल है जिसके अंदर बंगाल, मद्रास और बॉम्बे आता है, ये पूरा बंगाल है। तो उन्होंने क्या किया कि इसका पदनाम उन्होंने गवर्नर जनरल कर दिया। भाई ये बंगाल का गवर्नर जनरल है और बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत मद्रास, बॉम्बे और बंगाल आता है। समझ रहे हो? ये बंगाल का गवर्नर जनरल है और बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत मद्रास और बॉम्बे आता है। तो उन्होंने क्या किया, जो बंगाल के अंदर जो गवर्नर था उस पद को उन्होंने बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दे दिया, ठीक है। मद्रास मद्रास के अंदर उन्होंने जो गवर्नर पद है इसका सर्जन कर दिया, और जो बॉम्बे था उसके अंदर भी उन्होंने गवर्नर पद का सर्जन कर दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है इसके अंतर्गत मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को ला कर दिया। मतलब ये कि यदि मद्रास को प्रशासनिक कार्य करने हो, ठीक है, बॉम्बे को कोई भी प्रशासनिक कार्य करने हो, कोई भी उन्होंने कार्य करना हो, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक सा, एक ये इसकी हम विशेषता मान लेते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके तहत कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की प्रावधान कर दिया। भाई सुप्रीम कोर्ट होगा एक, और वो कहाँ पे होगा, कलकत्ता के अंदर होगा। अब इसके संबंध से आपसे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसका प्रावधान कब किया गया, तो इसका प्रावधान किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसका प्रावधान किया गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1773 के अंदर नहीं हुई थी, 1773 में इसका प्रावधान किया गया था और 1774 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगली विशेषता हम देखते हैं। अगली विशेषता हम ये देखते हैं जो को एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, 20 साल का लाइसेंस दिया था। दूसरे शब्दों में इसको पट्टा बोल सकते हैं। भाई आप जाओ, भारत के अंदर जाओ, भारत का शासन संभालो, आपको 20 सालों का हम ये लाइसेंस देते हैं, 20 सालों तक आप भारत के अंदर शासन करो, और भारत की जो शासन प्रणाली है, आप कैसे राज करते हो, कैसे क्या करते हो, और उस हिसाब से हमें आप बताते रहो। चलो ठीक है, इस हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों पर शासन किया। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि तो क्या ब्रिटिश भारत के ऊपर शासन नहीं करते थे क्या? करते थे, लेकिन ब्रिटिश भारत के ऊपर इनडायरेक्टली शासन करते थे। अब इनडायरेक्टली शासन करते थे इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश है, ब्रिटिश सरकार मान लो आप, ये तो होगी ब्रिटिश सरकार, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के बाद आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आ गया भारत, ठीक है। तो ये बिचौलिया हो गया ना, एक ये बीच का है, एक तरह का ये दलाल है, ठीक है। इनके और इनके बीच में ये दलाल का काम कर रहा है, ठीक है। एजेंट बोल दो, दलाल बोल दो, जो आपके समझ में आए उस हिसाब से याद रखो कि ईस्ट ब्रिटिश इंडिया का इनडायरेक्टली शासन तो था, लेकिन डायरेक्ट शासन कब आता है वो आप सबको पता है, 1858 के अंदर आता है।
इसके बारे में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था, ऐसा क्या नहीं हुआ था, क्या-क्या रूल थे, वो हम सारी बातें करेंगे। आप बस आराम से देखते रहो। आपको जब अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो टाइम पर मिलते रहे। ठीक है? तो 1858 के बारे में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर एक बिचौलिया की तरह है। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार के बीच में है ये। ठीक है? तो ये हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, उन्होंने 20 साल का पट्टा दे दिया। अब इसके बारे में चार्टर एक्ट आते हैं। उन चार्टर एक्ट के बारे में हम अगली क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है? थैंक यू फ्रेंड्स। आराम से देखना, और जो मैंने पढ़ा है इनके आप नोट ज़रूर बनाना, नोट्स बनाना, इनको रिवीजन करना, और नेक्स्ट क्लास में आना। आपके चार्टर जो एक्ट है वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है? और मैं ये टॉपिक लेते आऊँगा, आप ये टेंशन मत लो भाई, ये टॉपिक एक मतलब छोटा सा टॉपिक है, नहीं। आराम से आप पढ़ने टॉपिक आते रहेंगे, आराम से आप पढ़ते रहो। ठीक है? ओके दोस्तों।